पूर्व नगर सेवक अभिषेक शंबरकर जी हमारे साथ में हैं। वो पहले बीएसपी में थे लेकिन आज वो कांग्रेस में हैं। सर जय भीम। जय भीम। क्या बताना चाहोगे, अभी चुनाव है, पहले आप बीएसपी के नगर सेवक थे और आज आप कांग्रेस में गए हैं और चुनाव लड़ने के लिए आप इच्छुक हैं। जी, चुनाव तो अभी सरकार ने, चुनाव आयोग ने डिक्लेयर तो कर दिए हैं, साथ ही लड़ने के इच्छुक ये तो पार्टी तय करेंगी। मैं बीएसपी से कांग्रेस में इसीलिए गया क्योंकि ये समय की गरज थी। आज बीएसपी में भी हमने श्रमदान दिए, सभी हमारी पूरी टीम का पूरा सहयोग पार्टी को रहा। पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दी, लेकिन एक समय ऐसा पार्टी में आया कि पार्टी में नेतृत्वहीन पार्टी हो गई थी। और इस पूरे देश में अगर हमको संविधान की रक्षा करना था तो हमें निश्चित तौर पे जो विपक्ष है या जो मजबूत पार्टी है उसके तरफ जाना था। इसीलिए हमने पर्याय के तौर पे कांग्रेस पार्टी को चुना। साथ ही हमारे जो नेता है डॉक्टर नितिन राउत साहब, ये अम्बेडकरी विचारवादी है, अम्बेडकरी विचारों को लेके चलने वाले हैं। साथ में अम्बेडकर विरोधी अगर कुछ हुआ तो संविधान के इसमें और साथ में सदन में लड़ने वाले नेता है। इसीलिए हमने बीएसपी से हटके कांग्रेस में प्रवेश किया। नहीं, लेकिन बीएसपी भी जो है वो अम्बेडकरवादी पार्टी है और कांग्रेस भी अम्बेडकरवादी पार्टी, ऐसे आपने कहा। बीएसपी के विचारधारा में क्या फर्क गिरा है? बीएसपी की सिर्फ विचारधारा उनके भाषणों में दिख रही है, और जब काम करते वक्त जब काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त पूरी तरीके से बीएसपी विचारधाराहीन पार्टी हो गई है। इसीलिए मैंने ये निर्णय विचारधाराओं को देखते हुए लिया, क्योंकि हमने बीएसपी ज्वाइन किए थे बाबा साहब की विचारधारा को जो पार्टी आगे बढ़ा रही है, और हम सब अम्बेडकरिज्म से जुड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे इस देश में बाबा साहब का नाम ऊंचा रहे। इसीलिए हमने बीएसपी के और सभी लोग आकर्षित हुए थे। मेरा पहला नगर सेवक जब मैं बना था तब बीएसपी से ही बना था, लेकिन आज जो पार्टी की गतिविधियां जिस तरीके से गलत तरीके से चल रही है, इसीलिए हमने ये निर्णय लेके आज मैं कांग्रेस में गया हूँ। नहीं, लेकिन फूले शाहू अम्बेडकर विचारधारा से चलने वाली ये बीएसपी पार्टी है, और कांग्रेस भी जो है एक जमाने में कहा जाता था कि जड़ तक घर आहे, ऐसी कहा जाता था। बाबा साहब को हराने वाले भी कांग्रेसी थे। देखिए, बाबा साहब को हराने वाले कांग्रेसी थे, ये सही है, लेकिन बाबा साहब को टिकट जब कांग्रेस ने नहीं दी, लेकिन उसके बाद में जब बाबा साहब हारने के बाद में बाबा साहब को राज्यसभा में लेने वाली भी कांग्रेसी पार्टी थी, और बाबा साहब को मंत्री बनाने वाली भी कांग्रेसी पार्टी थी। हारने के बाद जब बाबा साहब जब हारे थे तो लोगों ने उनको हराया था, ना कि कांग्रेस पार्टी ने हराई थी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि बाबा साहब में वो क्षमता है, बाबा साहब में देश चलाने की क्षमता है, बाबा साहब में संविधान बनाने की क्षमता है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी ने उनको कानून मंत्री अपने पक्ष के आधार पे बनाया था। जब से बीजेपी की सत्ता में आई है, तब से आपने देखे हैं कि संविधान के तहत एक भी काम नहीं हो रहा है। इवन संविधान को खत्म करने का काम चुपचाप, जो स्लो पॉइजन जो बोलते हैं, उस तरीके का काम बीजेपी इस सरकार में आके कर रही है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो सेकुलराइज चलती है, जिसको संविधान के तहत वो अपना शासन चलाती है। इसीलिए कांग्रेस को आना यह आज की गरज हो गई है। अब देखा जा रहा है कि देश में जो है वो यानी मत चोरी को लेकर बहुत आंदोलन शुरू है कांग्रेस की ओर से। आपके क्या विचार है? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने तो पूरे देश में मत चोरी का पूरा जो इनका प्रकरण षड्यंत्र है, ये पूरे देश में मीडिया के आगे उजागर किया है। और वही उन्होंने जो लड़ाई आज शुरू की है मत चोरी की, तो ये सही में ऐसा पूरे देश में हुआ है। कहीं कहीं आज हमारे भी यहाँ पर
कई जो मरे लोग हैं उनको जिंदा किया गया है, जिनका नाम नहीं है उनका नाम डाला गया है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर ये बीजेपी ने षड्यंत्र रख के आज सत्ता अपने हाथ में काबिज की है। स्थानिक चुनाव है, स्थानिक चुनाव में भी ईवीएम ही है, यहाँ पे भी संभावित मत चोरी हो सकती है। फिर ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? पक्ष के मार्फत तो पूरे देश में, साथ ही हमने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश की ओर से हमने इलेक्शन आयोग को डेपुटेशन मुंबई में दिया है कि इस बार चुनाव जो है ईवीएम से न लेके बैलेट पेपर से लिया जाए। जब बाकी के विधान परिषद के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, इवन कर्नाटक से लेके और कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, वो भी बैलेट पेपर से हुए हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत ये महानगर पालिका से की जाए ताकि लोगों को इन पे भरोसा आए। तो ये इस प्रकार से अगर ये करती है तो निश्चित ही एक क्लियर चुनाव होगा। इस पे चुनाव आयोग पे जो आज जो संशय है वो संशय निकल जाएगा। तो आपको लगता है कि अभी जो स्थानिक चुनाव जो होंगे वो ईवीएम नहीं रहेगा और बैलेट पेपर पे होंगे, ऐसे आपको लगता है? नहीं, हमने हमारी मांग रखी है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी जो सरकार है ये ऐसा नहीं होने देंगी, क्योंकि इनको इनके खून में वो राज करने की जो नीति आई है, तो इनको मालूम है कि किस प्रकार साम दाम दंड भेद से हमको हमारा सत्ता काबिज करनी है। इसीलिए ईवीएम पे ही चुनाव होने के पूरे चांसेस है। लेकिन आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस पक्ष भी इस बार पूरे जोड़ तोड़ से इनके नहले पे दहला देने के लिए तैयार है। मैं उत्तर नागपुर की बात करूंगा, क्योंकि नेतृत्व आप उत्तर नागपुर से ही करते हो और आप पूर्व नगर सेवक हो। एक यानी जो पिछला यानी चुनाव जो था उसमें बीएसपी ने यहां से 11 से 12 सीटें की थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन बदल रही है, क्या रहेगा बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी में कौन बाजी मारेगा इस उत्तर नागपुर के प्रभागों से? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर नागपुर ये आंबेडकरी चळवळ का बाले किल्ला है, गढ़ है। आज बीएसपी भी अगर सत्ता में 10 नगर सेवक, 12 नगर सेवक यहाँ पर उत्तर नागपुर में लाती है तो बाबा साहब के मिशन के, बाबा साहब के विचारों के वजह से यहाँ पर उस समय नगर सेवक आए थे। लेकिन आज बीएसपी ने अपना जनाधार खुद होके खोया है। आज मैं भी वो पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ता करके काम किया। मैं बीएसपी के बारे में कभी भी मेरे पीछे भी किसी के पीछे भी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो पार्टी ने मुझे पहचान दी। लेकिन आज जिस तरीके से बीएसपी नेतृत्वहीन और जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व दिया है उन लोगों की क्षमता नहीं होने के वजह से आज जो पार्टी का बेहाल हुआ है, तो निश्चित ही इस बार अगर हमारे पास में सेकंड ऑप्शन लोगों के पास में रहेगा तो कांग्रेस ही रहने वाला है। क्योंकि संविधान की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो गली से अगर दिल्ली तक की अगर यात्रा करनी है तो सबसे पहले गली से शुरू करना पड़ता है, और गली का चुनाव बोले तो महानगर पालिका का चुनाव होता है। इसीलिए महानगर पालिका में अगर इस संविधान रक्षकों को अगर चुन के लोग देंगे तो निश्चित ही आगे में उसी प्रकार से संविधान को और मजबूती से हम इस देश में चला सकेंगे। यानी आपका कहना है कि उत्तर नागपुर में जो है वो लोग कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मतदान करेंगे, ऐसे आपका कहना है? बिल्कुल। इसके पहले आमदार का जो चुनाव हुआ इसमें आप लोगों ने देखा ही कि किस प्रकार से लोगों ने बीएसपी को कितने वोटिंग दिए और कांग्रेस को कितने वोटिंग दिए। इससे स्पष्ट होता है कि लोग आंबेडकरी नेता के पीछे में खंबीर तरीके से खड़े रहेंगे। लेकिन आप ये भूलो मत कि बीजेपी का भी यहाँ पर रेशियो मतदान का बढ़ा हुआ है। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का जो जनाधार है वो एकदम से 30 से 40 हजार कैसा बढ़ा। इन्होंने जो मरे हुए लोगों को जो जिंदा करके वोटिंग डलवाए है
और भी कई तरीके से एक एक घर में 10-10 20-20 वोटिंग एक एक एड्रेस पे डरवाए हैं, एक एक नाम पे डबल वोटिंग की है। तो यही तो, नहीं तो आप मुझे बताइए कि इतने जल्दी इतना बड़ा जनाधार एक समय पे कैसा हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इस पे हम लोग पूरे लगे हैं, इसका भी निष्कर्ष जल्दी से जल्दी हम सब जनता के आगे लाएंगे कि बीजेपी को 30 से 40 हजार का जो आगे जो मतदान हुआ है तो वो कैसे हुआ, ये भी लोगों के आगे हम लाएंगे। ये 30 से 40 हजार जो मतदान हुआ उत्तर नागपुर में, वो महानगर पालिका के चुनाव में भी उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए सभी लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। बूथ से लेके बीएलओ से लेके तो सभी जो लोग हैं, अगर इसमें सतर्कता दिखाएंगे, नगर सेवक से लेके तो सभी संगठन के लोग, तो इसको हम कई हद तक रोका जा सकता है। लेकिन उत्तर नागपुर से आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें निकल सकती है कब? इस बार माननीय डॉक्टर नितिन राउत साहब, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय आमदार भी है, वो काफी मेहनत ले रहे हैं। हर सैटरडे को मीटिंगें हो रही है कि किस प्रकार से ज्यादा सीटें लाई जाए, और किसी भी लोगों यानी किसी विशिष्ट लोगों को न लेके जो जीतने के हक में, जो जीतने के इसलिए खड़े रह सकता है, ऐसे ही लोगों को जो चुनाव लड़ा के, मेरे ख्याल से ये कम 25 से 26 सीटें इस बार कांग्रेस उत्तर नागपुर में जीतने वाली है। क्या लगता है कि युवाओं को चांस मिलेगा? जो काम करने वाले युवा है उनको चांस मिलेगा उत्तर नागपुर में? बिल्कुल, राउत साहब के जो पूरे संगठन में युवा बहुत आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, आंदोलनों में हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित ही इस बार आपको उत्तर नागपुर से काफी युवा चेहरे दिखेंगे। आप जब नगर सेवक थे तो उस समय में आपने यानी एक मंत्रिमंडल तैयार किया था आपने, वो यानी सब काम बांट दिए थे आपने आपके जो सहकारी है उनको। तो अभी नगर सेवक अगर बनते हो, फिर से अगर आपको टिकट मिलती है और नगर सेवक बनते हो, तो फिर से यही रचना आपकी रहेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि जितना हम हमारे हैंड बढ़ाएंगे उतना फास्ट काम होगा, क्योंकि प्रभाग बहुत बड़ा है। एक प्रभाग में जरूर 4 नगर सेवक है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका कुछ और है। हमको सभी लोगों तक पहुंचना है, और सभी लोगों तक अगर पहुंचना है तो हमको हमारे हैंड बढ़ाने होंगे। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पहले हमारे लोगों ने, मैंने जिस प्रकार से कार्य किया, अभी वो 5 साल का और ये 5 साल का, ऐसे 5 और 2 7 12-13 साल का जो अनुभव जो मुझे मिला है, एक बार जीतने का, एक बार हारने का, फिर भी जनता आज भी मुझे जिस प्यार से काम बताती है, तो निश्चित तौर पे हम उससे और अच्छा क्या कर पाए ये करेंगे। यानी आपका खुद का एक मंत्रिमंडल आप तैयार करोगे नगर सेवक बनने के बाद, कि ये व्यक्ति सिर्फ यही देखेगा, ऐसी रहेगा क्या आपका? हाँ, बिल्कुल, एक व्यक्ति यही काम देखेगा और उसका पूरा मॉनिटरिंग मैं करूंगा। पर्सनली जाके वो उस चीज को देखा जाएगा कि किस प्रकार काम हो रहा है, क्योंकि अगर कोई काम की स्पीड अगर बढ़ाना है तो हमको उसका किसी एक के हाथ में उसका अध्यक्ष बोलो या किसी एक को उसका मॉनिटर बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो काम अच्छे सुचारू रूप से हो सके। और उसकी पूरी प्रभाग में इन सब लोगों की मॉनिटरिंग मैं करूंगा। अगर कोई समस्या इन लोगों से नहीं सॉल्व हो रही थी, उसका पुढाकार लेके उस समस्या को आगे चल के मैं खुद सॉल्व करूंगा। उत्तर नागपुर का जो रुका हुआ विकास है वो होना चाहिए, वो विधायक नितिन राउत साहब नहीं कर रहे, ऐसी जनता कह रही है। नहीं, ऐसे ये रूमर्स है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो फैलाए गए हैं। अभी साल भर भी होने का है, राउत साहब फिर से आमदार चुन के आए, और अभी आप देखते होंगे तो पाटनकर चौक से लेके तो यशोधरा नगर तक हर जगह भूमि पूजन होके कार्य शुरू है। साथ ही उत्तर नागपुर में आहूजा नगर, आर्य नगर, यहाँ पर भी सभी समाज भवन, लाइब्रेरी, ये सब चीजों का काम अभी शुरू है।
कई समाज भवन हमारे मॉडल टाउन से लेके, मॉडल टाउन के विहार से लेके तो कई समाज भवन भव्य भव्य रूप से बनाने का काम शुरू है। उसके बाद में आपको अमर ज्योति नगर जो है, अमर ज्योति नगर में ये हमारे पूरे उत्तर नागपुर में जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाकर नितिन राउत साहब ने जो एक पहचान दी है, उसी प्रकार की एक पहचान अमर ज्योति नगर में स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी बहुत भव्य तरीके से वो तैयार हो रहा है। आप जाके देखिए, इतना बड़ा काम वो करने जा रहे हैं कि उत्तर नागपुर की एक जो भौगोलिक दृष्टि से एक अलग पहचान बनाने जा रहे हैं। लघु वेतन कॉलोनी में एक यानी उन्होंने कहा था जब उनकी पर्सनल मिलने आए थे जनता से विधानसभा चुनाव को, तो मातोश्री रमाई अंबेडकर गार्डन में आए थे वो लघु वेतन कॉलोनी पे। वहां पे लाइब्रेरी का यानी उनको एक डेप्यूटी यानी निवेदन दिया गया था, सीसीटीवी का निवेदन दिया गया था, और उस गार्डन को मातोश्री रमाई अंबेडकर गार्डन को डेवलपमेंट का ये दिया गया था। खास बात तो यह है कि वहां पे यानी जो लाइब्रेरी जो बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी वहां बना दूंगा, वाचनालय बना दूंगा, लेकिन आज वो ठंडे बस्ते में गिरा हुआ है। जी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। लाइब्रेरी का उन्होंने जो प्रस्ताव है इसका एनआईटी को आपको मैं और बता दूं, मातोश्री रमाई अंबेडकर उद्यान लघु वेतन कॉलोनी गार्डन। जी हाँ, मुझे मालूम है। इसके पहले लघु वेतन कॉलोनी में भी मैंने काम किया हूँ। लघु वेतन कॉलोनी में मातोश्री रमाई अंबेडकर इसमें मैंने काम किया हूँ। उसमें लाइब्रेरी, समाज भवन में भी हमने कुछ रिपेयरिंग का काम कर चुके हैं। राउत साहब को जो डेपुटेशन, जो आवेदन जो दिया है, उस पर निश्चित ही उनके आज तक के तो मैंने देखा हूं कि उन्होंने जो आश्वासन दिए है वो पूरे किए हैं, और उनका लघु वेतन कॉलोनी के सभी नागरिकों से विशेष प्यार है। तो निश्चित ही वो ये जो आश्वासन है इसको पूरा करेंगे। और साथ ही में मैं भी आपको आज आश्वासन तो नहीं, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि लघु वेतन कॉलोनी का ये जो मातोश्री रमाई अंबेडकर पार्क का जो काम है, ये निश्चित तौर पे मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे देख के उसको वाचनालय का काम पूरी मैं व्यक्तिगत तौर पे देख के पूरा करने की कोशिश करूंगा। अभी ये बताइए कि जनता को आप क्या बताना चाहोगे, अगर आपको कांग्रेस अगर उम्मीदवारी देती है नगर सेवक की, तो क्या कहना चाहोगे जनता से? जनता से एक ही मैं कहना चाहूंगा कि इस बार ऐसे नगर सेवकों को चुनिए कि जो आपका डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मत का अधिकार दिए है, वो रंग से राजा बनाने का अधिकार आपको दिए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए कि जो सही में संविधान के प्रति जिसका प्रेम है, जो आप लोगों के समस्याओं में निरंतर खड़े रह सकता है, और आप लोगों का जो दिया हुआ बहुमूल्य जो वोट है इसको आगे के चुनाव में बेचने का काम न करे। ऐसे व्यक्ति को नगर सेवक बना के आप चुनिए। बहुत धन्यवाद शंबरकर साहब, जो आपने अपना कीमती समय हमारे साथ में दिए। शंबरकर साहब का एक ही कहना है, क्योंकि वो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं प्रभाग 7 के। इस बार वो अगर उन्होंने कांग्रेस ने अगर उनको उम्मीदवारी दी प्रभाग 7 से, है कि मैं प्रभाग 7 का चेहरा मोहरा बदल दूंगा। और खास बात यह है, अगर देश का संविधान बचाना है तो सत्ता में कांग्रेस को ही लाना है, ऐसे भी उन्होंने कहा है। और स्थानिक चुनाव से ही इसकी शुरुआत करना चाहिए, और ईवीएम को लेकर वो गंभीर है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसे भी उन्होंने कहा है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्थानिक चुनाव में मेयर कौन बनेगा, महापौर कौन बनेगा, सत्ता में कौन आएगा। तब तक देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।